पिछले कुछ दिनों से राजस्थान राज्य संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ की राजनीति में घटित हुई है जिसने इसको पूरे देश में चर्चित बना दिया। तो उन्हीं घटनाओं को हम आज यहाँ संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिछले ये जो 15 दिन पहले राजस्थान की विधानसभा की क्या स्थिति थी। राजस्थान विधानसभा, चूंकि आप जानते हैं राजस्थान का विधानमंडल एक सदनीय है, यहाँ विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा ही है, इसलिए इसको एक सदनीय कहते हैं। तो राजस्थान विधानसभा कुल सदस्य 200, यानी कुल विधायक है अपने यहाँ 200। अब 15 दिन पहले क्या स्थिति थी विधानसभा की, इसको समझेंगे। तो मैं राजनीतिक दलों के अनुसार यह बता रहा हूं कि किस राजनीतिक दल का कितना प्रतिनिधित्व इस विधानसभा में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके थे 107। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी, जिसे अपन शॉर्ट में बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसके थे 72। फिर चलेंगे RLP, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसके थे 3। RLP समझते हैं ना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा, इसके थे 2। BTP, भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसके थे 2। और निर्दलीय, ये थे 13। हुए कि नहीं हुए पूरे 107 और 13 120, 20 और 192 तो 195 तो 197 और 197 2 199। एक कौन रह गया? RLD, राष्ट्रीय लोकदल 1। ये स्थिति थी राजस्थान विधानसभा की आज से 15 दिन पहले। वैसे आज भी यही स्थिति है होने में तो, लेकिन यहां जो पिछले 15 दिनों में घटनाक्रम हुआ उससे कौन कौन सी पार्टीज यहां प्रभावित हुई है, कौन से निर्दलीय प्रभावित हुए, इसको समझेंगे। तो अब क्या हुआ कि ये जो 107 राष्ट्रीय कांग्रेस के नजर आ रहे हैं आपके INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 107, INC के जो 107 नजर आ रहे हैं, इसमें क्या हुआ, इसके 2 भाग हो गए, 88 और 19। समझे ना आप? अब यहां ऐसा नहीं कि ये अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी। आज की तारीख में ये 19 विधायक भी वैधानिक रूप से या कानूनी रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही सदस्य हैं, और ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही सदस्य हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो 107 है ना INC, 107 थी तो बहुमत के लिए, यानी सरकार किसकी बनती है? जिसका बहुमत है। विधानसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी की सरकार बनती है। तो बहुमत का मतलब है
ये जो 200 है इसमें बहुमत कितना चाहिए? आधे का, टोटल का आधा, टोटल का आधा +1 बराबर क्या होगा? 100 + 1 बराबर 101। यानी जिस राजनीतिक दल के 101 विधायक है, या गठबंधन भी हो सकता है, कई पार्टियां मिलकर, जैसे मान लो कांग्रेस के यहाँ 107 नहीं होते, 95 होते, और फिर क्या करती कि इधर आरएलपी भी मिल जाती और ये भाजपा भी मिल जाती, पीटीपी मिल जाती, ऐसे करके इनके कितने हो जाते? 4 और 3 7 और 195 इनके होते, तो 102 हो जाते हैं ना। तो कई पार्टी, एक पार्टी का तो बहुमत नहीं हुआ, लेकिन कई पार्टियों ने गठबंधन कर लिया। गठबंधन होने से उनका, उन तीनों पार्टियों का एक बहुमत हो गया, तो उनकी सरकार बन जाती है। तो यहाँ सरकार बनाने के लिए 101 विधायक होने चाहिए। कोई भी पार्टी या पार्टियों का समूह अगर सरकार बनाना चाहता है कि साहब हम सरकार बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे लोग मंत्री बनेंगे, तो क्या चाहिए? 101 विधायक। अब कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से 101 विधायक थे। कितने थे? 101 तो चाहिए, इनके पास थे 107 विधायक थे ना जब 2018 में चुनाव हुए। और उसके बाद जो भी बीच में जैसे बसपा वगैरह के इनके विलय, इसमें विलय हो गया, और फिर उपचुनाव भी हुए 2, तो ये सब मिलाकर 15 दिन पहले क्या स्थिति हो गई कि 107 सदस्य इसके थे, कांग्रेस के 107 थे ना। इसका मतलब 101 से अधिक है, 100 से अधिक है। तो 100 से अधिक होने का मतलब हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुमत प्राप्त दल है विधानसभा में, इसलिए इसकी सरकार थी। और इस सरकार थी, इसके मुख्यमंत्री थे, सीएम थे इसके अशोक गहलोत। इस सरकार में मुख्यमंत्री कौन थे? सरकार कांग्रेस की है ना, मुख्यमंत्री यानी सीएम थे अशोक गहलोत, और डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सचिन पायलट। अब मामला क्या हुआ 15 दिन पहले कि ये जो 107 थे, इनमें से 19 विधायक इनसे अलग हो गए, है ना, अलग हो गए। अलग होने का मतलब ये हुआ कि जैसे आज की तारीख में वो भूमिगत हो रखे हैं, अनजान जगह पर है, मालूम नहीं किसी को ये कहां पे 19 आदमी, कोई नहीं जानता इस बात को। अच्छा, घटनाक्रम क्या हुआ ये आप भी जानते हैं, अखबारों में पढ़ा होगा कि सचिन पायलट पे और इनके साथ जो इनके जो भी समर्थक है उन पे, 3 निर्दलीय भी थे उसमें, उन पर यह आरोप लगा कि इन्होंने अशोक गहलोत की सरकार गिराने के लिए, या ये कांग्रेस की जो सरकार थी इसको गिराने के लिए खरीद फरोख्त की। ऐसा आरोप अशोक गहलोत ने या मुख्यमंत्री ने लगाया सचिन पायलट और इनके समर्थकों पर, और उनके खिलाफ टेलीफोन पे जो बातचीत हुई उस सबूत के आधार पर पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया सचिन पायलट के खिलाफ। समझ गए? हो गया दर्ज। अब हो गया तो इसमें उनको एसओजी, एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है राजस्थान पुलिस का, एक अलग से ब्रांच है वो, जो जिसका काम केवल अपराधों की जांच करना ही होता है, वैसे थाने वाने में पोस्टेड नहीं होती। तो ये लोग क्या आगे, एसओजी ने मामला दर्ज कर दिया सचिन पायलट के खिलाफ और इनके जो समर्थक थे इनके खिलाफ, और इनकी तलाश शुरू कर दी। तलाश शुरू करते ही नोटिस दिया गया इनको, सचिन पायलट को, एसओजी द्वारा कि हमें आपसे पूछताछ करनी है। सचिन पायलट को लगा कि शायद हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर ले, तो इन्होंने क्या किया, ये और इनके समर्थक जो थे विधायक, कितने थे? 18 विधायक थे, 19 तो सचिन पायलट सहित 18 विधायक और एक ही है सचिन पायलट, यानी 19 आदमी भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, मतलब पता नहीं कि वो किस जगह भी हैं, गुमनाम जगह पर चले गए। जैसा बताते हैं कि साहब हरियाणा में है या दिल्ली में है, इस तरह अटकलें हैं, लेकिन अब भगवान जाने कहां है ये तो हम नहीं कह सकते। तो 19 आदमी क्या है, अलग हो गए कांग्रेस से। इनके साथ 3 विधायक भी थे प्लस
3 कौन से निर्दलीय, है ना, 3 निर्दलीय भी थे। तो क्या हुआ कि एक तो राष्ट्रीय कांग्रेस में से ये इफेक्ट हुई, अभी जो पिछले 15 दिन में घटनाक्रम हुआ उसमें कौन कौन यहाँ प्रभावित हो रहा है। एक तो ये कांग्रेस प्रभावित होगी, 107 में से 19 जो विधायक है सचिन पायलट सहित वो अलग हो गए इससे, हालांकि कानूनी रूप से भी इसके सदस्य हैं वो। दूसरी बात, ये जो निर्दलीय आप देख रहे हैं 13 निर्दलीय मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी ऐसे विधायक जो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीत कर नहीं आए हैं, उनको किसी राजनीतिक दल ने टिकट दिया ही नहीं दिया तो बेचारों ने क्या है कि लोकप्रियता के आधार पर चुनाव लड़ा, भी अपने को जनता चाहती है अपने को वोट दे देगी, तो वो जीत के भी आ गए। ऐसे 13 आदमी जीत के आए निर्दलीय, जिनका कोई दल नहीं होता उसको कहते हैं निर्दलीय, बिना दल वाला। तो निर्दलीय 13 थे, उसमें से 3 निर्दलीय भी सचिन पायलट के साथ हो लिए, और वो भी भूमि के तहत उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है राजद्रोह का, कि इन्होंने सरकार गिराने के लिए पैसे का प्रलोभन दिया कुछ विधायकों, ऐसा आरोप लगाया हुआ है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री द्वारा। अब इसमें क्या हुआ मामला कि आज की तारीख में ये 22 विधायक जो हैं ये एक साथ कहीं, इनका एक मत है, एक साथ है ये। अब भूमिगत तौर के कहां पर है ये हम नहीं कह सकते, तो ये अलग हो गए ना। अब विधानसभा की स्थिति क्या आज की, ये तो पहले की स्थिति थी, अब ये विभाजन हो गया ना इसे। तो यहां पे क्या हुआ मामला, अब कांग्रेस के पास कितने रहे, आईएनसी के पास अब रह गए 88 प्लस, जैसा कि अशोक गहलोत कहते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री कि मेरे साथ ये लोग हैं। जैसे लोगों ने आलोचकों ने कहा कि अब तो आप अल्पमत में आ गए। अल्पमत का मतलब क्या होता है, बहुमत से कम। यदि किसी राजनीतिक दल का या जैसे सरकार है, सरकार का बहुमत नहीं होता है, यानी बहुमत के लिए जैसे 101 चाहिए ना, 101 से कम होते हैं सदस्य अगर विधानसभा में, तो उस स्थिति को कहते हैं कि राजस्थान सरकार अल्पमत में आ गई है। आप समझे अल्पमत का मतलब क्या है, 101 से कम हो जाते हैं इनके विधायक, या तो इनकी पार्टी के विधायक या इनको समर्थन देने वाले दूसरे विधायक। किसको समर्थन देने वाले, इस सरकार को, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं जिसके, उस सरकार को समर्थन देने वाले विधायक है वो पहले कितने थे, 107, क्योंकि इनके पास ही थे 107। बाकी ये कहते थे कि दूसरे में हमारे साथ है, जिसने निर्दलीय के बारे में कहा, लेकिन 107 तो स्पष्ट रूप से इनके ही थे। तो अब स्थिति क्या है कि भाई अल्पमत में आ गई। आलोचक क्या कह रहे हैं, इनके विरोधी जो है अशोक गहलोत के, आप अल्पमत में आ गए, यानी अब आपके 101 एमएलए नहीं रहे, वहां आपके कम हो गए हैं। तो फिर उसके जवाब में अशोक गहलोत क्या कहते हैं वो मैं आपको यहां बता रहा हूं, कि वो कह रहे हैं कि मेरे पास 88 तो है, किसके, कांग्रेस के ही, भाई 19 वहां चली गई तो 28 बच गए, टोटल 107 थे ना, तो 88 तो ये है। एक वो कहते हैं कि मेरे पास 10 है निर्दलीय, है ना। एक वो कह रहे हैं कि मेरे पास बीटीपी के 2 है, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसके 2 हैं, और इसके अलावा ये भाग, एक कहते हो कि मेरे पास भाजपा का है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कितने हो गए, 188 98 100 101, और एक मेंबर ये बता रहे हैं आरएलडी का, एक बता रहे हैं वो आरएलडी, बराबर 102 हो गए। क्या कहते हैं अशोक गहलोत कि आज की तारीख में मेरे पास 102 मेंबर है, समझ गए ना। इसलिए मैं बहुमत में हूं, क्योंकि बहुमत के लिए तो चाहिए 101 इनके विधायक होते तो भी ये क्या रहते, बहुमत में ही रहते, ऐसा कहा जाता। लेकिन इनके पास वही 102, यानी जितने चाहिए उससे एक ज्यादा है, ऐसा कहना है अशोक गहलोत का जो मुख्यमंत्री हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास 88 विधायक तो है कांग्रेस के, 10 निर्दलीय हैं, 2 बीटीपी के हैं, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है, एक राष्ट्रीय लोकदल का है, यानी
ये सभी विधायक अगर आज मेरी सरकार के मामले में विश्वास मत प्रस्तुत किया जाए तो उस समय मेरे पक्ष में वोटिंग करेंगे ये सभी, यानी ये सब मुझे वोट देंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो वोट देंगे ना ये सारे, तो ऐसे करके मुझे 102 विधायकों के वोट मिल जाएंगे, जबकि 101 ही चाहिए। ये तो कहना है अशोक गहलोत सरकार का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको मैं एक साइड में लिख देता हूं क्योंकि ये डेटा अपने बार बार काम में आएगा। तो इधर चल के यहां आपको बता देते हैं, यानी वर्तमान में जो स्थिति है वो ऐसी है कि आईएनसी गहलोत यूं कहें इधर कि जैसे यहां बना देते हैं अपन एक पेड पायलट, और यहाँ पे बीजेपी, और यहाँ एक और है, यहाँ पे कर देते हैं गहलोत। अब किनके पास कितने हैं? तो गहलोत के पास है अभी देखो जैसे बताया ना आपको, आईएनसी के तो है 88 और बीटीपी के 2, और इसके बाद है निर्दलीय 10, आरएलडी 1 और भाजपा 1, 2, 10, 2, 12, 2, 14, तो ये हो गए टोटल 300। बीजेपी के पास है देखिए 72 तो बीजेपी के, और ये जो आरएलपी के 3, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, इसे 75 है इनके पास। अब रहा आपके अब चलिए आगे, पायलट के पास है अभी 19 तो आईएनसी के और 3 निर्दलीय। कितने मेंबर है? 22। अब एक रह गया है ना आपके, वो भाजपा का रहा है। तो वो जो एक भाजपा का है, निष्पक्ष एक भाजपा, यानी ये न तो पायलट के साथ और न गहलोत के साथ है, ये एक जो विधायक है, और न बीजेपी, इन तीनों में से ये बड़े समूह है ना, तीनों बड़े समूह से अलग है ये। समझ गए? ये स्थिति है अभी राजस्थान विधानसभा की प्रैक्टिकल में, है ना। अब आगे चलिए साहब, अब यहां पर क्या है, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राज्यपाल से, या यूं कहें राजस्थान मंत्री परिषद ने राज्यपाल से
विधानसभा का तुरंत अधिवेशन बुलाने का आग्रह किया है। ये आप जानते हैं सभी, एक बार जाकर आए थे मंत्रिपरिषद, चूंकि मंत्रिपरिषद है ना। अब यहां क्या है कि ये जो सरकार है राजस्थान की वर्तमान में, जिसके लीडर है वो अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री के रूप में, तो सरकार ने यानी मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को ये सिफारिश भेजी लिखित में कि आप राजस्थान विधानसभा का तुरंत सत्र बुलाइए, अधिवेशन बुलाइए, मीटिंग बुलाइए। समझे ना। आप जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं अखबारों में रोज कि अधिवेशन बुलाने के लिए उन्होंने पहली बार सिफारिश भेजी, जब नहीं माने, कुछ उन्होंने कमियां बताई, क्वेरीज की, तो उन क्वेरीज की, उन कमियों की पूर्ति करके वापस भेजी सिफारिश, वापस लौटा दी राज्यपाल महोदय ने। आप जानते हैं कि राज्यपाल महोदय ने कहा कि भाई अभी कोरोना है। पहले तो जब शुरू में गई थी सिफारिश ने कहा कि चलो आप बताओ क्यों बुलाना चाहते हो, क्या जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी ऐसी क्या, अभी कोरोना बीमारी भी चल रही है, इसमें क्यों बुलाना चाहते हो। तो उन्होंने ऐसा कोई रीजन बताया नहीं कि नहीं ऐसे ही बुलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रीजन बताओ आप हमें। समझ गए, वापस भेज दी सिफारिश कि नहीं साहब सत्र बुलाना है इमरजेंसी में। अच्छा, उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं कोई बहुमत साबित करना चाहता हूं, आप तो सत्र बुलाइए कि हमारे मंत्रिपरिषद का डिसीजन है, और मंत्रिपरिषद की सिफारिश मानना राज्यपाल का कर्तव्य है। ऐसा वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है, मंत्रिपरिषद कह रही है। दोबारा गई सिफारिश, दोबारा भी नहीं मानी, वापस लौटा दी। और उन्होंने इस बार ये ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई आप नियम क्या है कि जब सत्र बुलाया जाता है ना, तो 21 दिन का नोटिस या पूर्व सूचना आवश्यक। क्या समझे, जब विधानसभा का अधिवेशन शुरू होता है ना, उससे 21 दिन पहले सभी सदस्यों को, 200 व्यक्तियों को इंफॉर्मेशन दी जाती है, मैसेज दिया जाता है कि 21 दिन बाद राजस्थान विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। ये नियम बना हुआ है। तो राज्यपाल महोदय ने यही तो कहा कि कम से कम 21 दिन का समय तो देना पड़ेगा ना मुझे विधायकों को, ऐसे कैसे 3 दिन में मीटिंग बुला लूं मैं। समझे आप। तो नियमों का हवाला देके ऑब्जेक्शन लगा के भेज दिया कि 21 दिन का समय तो देना पड़ेगा, आप 21 दिन के मामले में अगर सहमत हो तो मैं सत्र बुलाऊं। ऐसा दूसरी बार उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के दिया। एक ये भी लगाया था कि भाई कोरोना में आप मुझे ये आश्वासन दो कि वहां जैसे 200 तो विधायक बैठेंगे विधानसभा भवन में और 1000 कर्मचारी बैठेंगे, मीडिया वाले ये सब करके वहां का स्टाफ सारे, तो अब उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पॉसिबल है कि नहीं है तो कैसे है, आप इसकी पुष्टि करें मेरे सामने कि इस तरह करेंगे व्यवस्था बैठने की। अगर आप मुझे ये आश्वस्त कर देंगे कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो जाएगी, वहां जो दूरी रखी जाती है ना, 2 के बीच में 3 मीटर की कम से कम, चारों ओर 3 मीटर दूरी का जो का स्पेस है वो खाली होना चाहिए, वहां कोई दूसरा इंसान बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग में नियम बनाया हुआ है। तो क्या उसकी पालना होगी कि नहीं होगी, ऐसे ऑब्जेक्शन लगा कि राज्यपाल महोदय ने लौटा दी सिफारिश वापस। और अभी आज के पेपर में आया है कि वो तीसरी बार वापस मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सिफारिश भेजने के लिए अभी मीटिंग आयोजित की। मीटिंग का क्या कंक्लूजन आता है चूंकि वो शाम तक आएगा। तो अब यहाँ ये तो बात होगी कि 21 दिन पहले का पूर्व सूचना आवश्यक है। ये जो घटनाक्रम हो रहा है प्रैक्टिकल में, राज्यपाल महोदय ने वापस लौटा दी 2 बार। अब आप आइए संविधान में। संविधान में क्या लिखा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 क्या लिखा है यहां, राज्यपाल विधानसभा का
सत्र या अधिवेशन, कुछ भी कह सकते हैं, बुलाते हैं। ये मैं सरल भाषा में लिख देता हूं यहां। राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, ठीक है। समय व स्थान वह अपनी वह स्वयं तय करते हैं। क्या लिखा है 174 में कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, समय व स्थान व स्वयं तय करते हैं। किस समय बुलाना, किस स्थान पर बुलाना, जरूरी नहीं जयपुर में बुलाना, वो कह देंगे नहीं उदयपुर में बुलाना तो उदयपुर में भी हो सकता है। विधानसभा का सत्र का जो स्थान होता है वो ऐसा नहीं कि संविधान या पहले से डिसाइडेड है, डिसाइड कुछ नहीं, राज्यपाल करते हैं डिसाइड। हर बार सत्र में अलग अलग स्थान भी हो सकता है। इस बार जयपुर है तो हो सकता है माउंट आबू में रख दे, इस बार मई में गर्मी ज्यादा पड़ रही माउंट आबू में रख देते हैं, वहां होगा सत्र। ये जयपुर में विधानसभा भवन में नहीं कि वो कह देंगे नहीं समय मानसिंह स्टेडियम में बुलाना, सब वहां जगह ज्यादा अच्छी है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी हो जाएगी तो वहां भी बुला सकते हैं। समय कौन सा होगा वो भी वो डिसाइड करते हैं, 10 दिन बाद बुलाना, 15 दिन बाद बुलाना, 20 दिन बाद बुलाना, ये भी संविधान ने उनको पावर दे रखा है। तो ये जो उन्होंने कहा ना कि भाई 21 दिन पहले मैं अधिवेशन नहीं बुलाऊंगा, वो संविधान के विपरीत नहीं है, उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि 174 में लिखा है समय क्या होगा विधानसभा के सत्र का, कब स्टार्ट होगा, इसका फैसला राज्यपाल अपनी इच्छा से करेंगे, वो स्वयं तय करते हैं। समझ गए आप? वो तय करेंगे भी कहां बुलानी, कब बुलानी। तो यहां जो जैसा कि सरकार द्वारा बार बार राज्यपाल पर आरोप लगाया जा रहा है कि साहब मनमर्जी कर रहे हैं, मनमर्जी नहीं, उनको पावर मिला हुआ है 174 में कि वो कब बुलाते हैं विधानसभा का, 3 दिन बाद बुलाते हैं। जिससे सरकार ने कहा आप तो तुरंत सोमवार को बोलो, शुक्रवार को मिले थे वो मंत्रिपरिषद, मतलब मुख्यमंत्री मिले थे मंत्रिपरिषद के प्रतिनिधि के रूप में वहां जाकर विधानसभा, हालांकि मंत्रिपरिषद भी गई थी, पूरी मंत्रिपरिषद क्या होती, विधायक भी गए थे सारे, वहां धरना वगैरह भी हुआ था 4-5 घंटे का राजभवन में, जहां राज्यपाल महोदय निवास करते हैं, उनका कार्यालय भी वही है। तो धरना भी हुआ और सभी लोग वहां गए थे, कांग्रेस के 102 ही आप भी वहां थे। तो इन्होंने क्या कहा कि आप तो सोमवार को तुरंत अधिवेशन बुलाइए, समझ गए, 3 दिन को बुलाना चाह रहे थे। तो अब जैसे उन्होंने मना कर दिया तो क्या कर रहे हैं, सरकार के आदमी है, सरकार क्या कह रही है कि राज्यपाल मनमर्जी कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही है। मैं आपको बता देता हूं 174 में स्पष्ट लिखा है समय है वो स्वयं तय करेंगे कब कौन से समय स्टार्ट होगी, किस दिन होगी स्टार्ट, ये उनका विवेकाधीन पावर है। ये बात स्पष्ट हो गई। अब यहां मामला ये है 174 ये हो गया ना, इसको मैं मिटा देता हूं यहां, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर राज्यपाल नहीं चाहे 2 साल 3 साल 4 साल तो फिर तो मीटिंग होगी नहीं विधानसभा की, फिर तो अधिवेशन शुरू ही नहीं होगा। क्या इस बारे में कोई नियम है क्या राज्यपाल के लिए? तो बिल्कुल है। इसी 174(1) में एक बात और लिखी है, इसी 174(1) में एक बात और लिखी हुई है कि राज्यपाल के लिए यह आवश्यक होगा कि विधानसभा के, मैं यहां सरल भाषा में लिख देता हूं, सदन, विधानसभा का मतलब सदन हो गया ना, तो सदन के प्रथम अधिवेशन या प्रथम सत्र, प्रथम के बजाय यहां लिखो आप एक अधिवेशन, और एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और आगामी अधिवेशन की प्रथम बैठक के मध्य
6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी संविधान में और कुछ नहीं लिखा है कि कब आपको मीटिंग बुलानी है, कब नहीं बुलानी है। वहां सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है कि आपको मीटिंग इस प्रकार से बुलानी है कि कम से कम साल में इतनी मीटिंग तो होनी चाहिए या इतने अधिवेशन तो होनी चाहिए कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और आगामी अधिवेशन की प्रथम जो बैठक होगी उसके बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 5 माह और 29 दिन का अंतर हो सकता है, लेकिन 5 माह और 30 दिन का अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा पाबंद किया हुआ राज्यपाल को। अब इसका मतलब क्या समझिए आप, जैसे आज की स्थिति में राजस्थान की है, तो राजस्थान का जो अभी लास्ट अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी से आखिरी राजस्थान विधानसभा का आखिरी अभी जो लास्ट अधिवेशन हुआ वो हुआ था अभी 24 जनवरी 2020 से 13 मार्च 2020। आप समझे बात को? कोरोना शुरू हुआ ना उससे पहले ही ये अधिवेशन समाप्त हुआ ही था, तो 13 मार्च 2020 का हुआ ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन लिखी है इसके परिप्रेक्ष्य में समझना कि नेक्स्ट अधिवेशन कब बुलाना आवश्यक है। अब आप यहां से 6 महीने गिन लो, 13 मार्च से 6 महीने गिनेंगे तो अपनी तारीख आएगी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 12 सितंबर। आगामी सत्र कब प्रारंभ होगा? आगामी सत्र होगा कब? 12 सितंबर 2020 को। अनिवार्य रूप से राज्यपाल को बुलाना ही है, चाहे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बुलाना ही नहीं चाहे या मंत्रिपरिषद लिखित में दे ही नहीं, वो तो कहते कि वो बुलाना ही नहीं है, फिर भी राज्यपाल बुलाएगा। ये राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि विधानसभा का कम से कम की बैठक इतनी तो होनी चाहिए कि वहां उनके बीच में 6 महीने का अंतराल नहीं हो जाएगा, उतना गैप नहीं होना चाहिए। तो वो बैठक, यानी इसका मतलब आज जैसे नहीं बुलाते हैं ना राज्यपाल, अब आपके दिमाग में ये और आगे रोज रोज ही आएंगे मंत्रिपरिषद वाले, सरकार वाले के लोग मीटिंग बुलाओ, अधिवेशन बुलाओ, तो ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला? संवैधानिक रूप से ये सिलसिला 11 सितंबर तक चल सकता है। 12 सितंबर को तो बाध्य होकर राज्यपाल को मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उधर लास्ट जो मीटिंग हुई थी ना इस सेशन की, एक सेशन की, पिछले सत्र की जो लास्ट बैठक वो 13 मार्च को हुई, तो 13 मार्च से 6 महीने गिनते हैं तो 11 सितंबर को पूरे, मतलब 13 सितंबर को होते हैं, तो उससे पहले बुलानी, यानी 12 सितंबर को मीटिंग इनको अदालत में बुलानी पड़ेगी। समझ गए आप? यानी ज्यादा से ज्यादा अशोक गहलोत को कलराज मिश्र कितना चक्कर दे सकते हैं? 11 सितंबर तक का। 12 सितंबर को तो बुलानी है, अशोक गहलोत नहीं भी चाहेंगे तो बुलानी पड़ेगी। ये तो बात होगी संविधान की, समझे? ये तो बात हो गई समय वाली कि कब बुलानी कब नहीं बुलानी मीटिंग। अब दूसरी बात ये आती है जिस पर बहुत ज्यादा विवाद है, इस पर भी है विवाद, उस पर भी है, कि क्या राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना जरूरी है? क्या उसके लिए बाध्यकारी है, अनिवार्य है? अभी राष्ट्रपति के मामले में क्या है, संविधान का अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार तो लौटा सकता है। यानी मोदी जी कोई रामनाथ कोविंद को कोई सिफारिश करें या उनका मोदी जी का मंत्रिपरिषद, एक बार तो सलाह को कोविंद साहब लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा अगर भेज दे मंत्रिपरिषद वापस कि नहीं आपको ये काम करना ही है, तो फिर उनको सलाह माननी ही पड़ेगी। ऐसा नियम है संविधान में अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है, राष्ट्रपति के मामले में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मामले में।
लेकिन यहां राज्यों में स्थिति कैसी है ये जान लीजिए आप। राज्यों में क्या है भाई, जैसे वहां मंत्रिपरिषद वैसे यहां मंत्रिपरिषद, जैसे वहां राष्ट्रपति वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। लेकिन यहां दोनों के संबंधों के मामले में थोड़ी डिफरेंट स्थिति है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा आपको कि राष्ट्रपति की तुलना में भारत में राज्यपाल ज्यादा शक्तिशाली है। राज्यपाल के पास विवेकाधीन पावर, खुद की मर्जी की शक्तियां ज्यादा है। राष्ट्रपति के पास तो बेचारे के पास है ही नहीं। राष्ट्रपति अपनी मन से अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। राज्यपाल के पास तो बहुत शक्तियां मर्जी से करने की, अभी बताते हैं आपको यहाँ। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या मंत्रिपरिषद की सलाह मानना आवश्यक है? संविधान का अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 एक खंड 1 क्या लिखा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। लिख देते हैं चलो। राज्यपाल को जिन मामलों में मैं इसको सरल भाषा में लिख देता हूं आपके, जिन मामलों में या जिन कृत्यों में, कृत्य भी कह सकते हैं इसको, कार्य, जिन कृत्यों में राज्यपाल को विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, उन कृत्यों के संबंध में उससे यानी राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए, सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये जो संविधान में लिखा है वही लिखवा रहा हूं मैं आपको। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया, जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। क्या लिखा है यहां कि मंत्रिपरिषद एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका काम होगा राज्यपाल को सलाह देना और उसकी सलाह के अनुसार ही काम करेगा। लेकिन कुछ मामलों में सलाह के अनुसार काम नहीं करेगा, वो अपनी इच्छा से करेगा। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें उसको विवेकानुसार अपनी मर्जी से कार्य करने का या मर्जी से निर्णय करने का अधिकार होगा। उनमें फिर उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की आवश्यकता नहीं है, या मुख्यमंत्री की जो एडवाइस है उसको मानना बाध्यकारी नहीं है उसके लिए। समझिए, क्या समझिए कि जिन मामलों में उसको विवेकानुसार निर्णय लेने का पावर है, उन मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में वह वैसे ही काम करेगा जैसे मुख्यमंत्री कहता है, जैसे मंत्रिपरिषद कहती है। क्या समझिए, मंत्रिपरिषद जैसे कहेगी वैसे काम करना, केवल उन मामलों को छोड़कर जिन मामलों में उसको अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है। समझ गए? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि साहब फिर ये कहां लिखा है कि कौन सा मामला विवेकानुसार है, कौन सा नहीं है? क्या संविधान में कोई लिस्ट बनी हुई है, अनुसूची है क्या? कहीं इन 12 अनुसूचियों में जो मैंने आपको पढ़ाई, 12 अनुसूचियों में कोई ऐसी अनुसूची भी है क्या जिसमें ये सारी चीजें, ये सब्जेक्ट लिखे हों कि इन मामलों में विवेकानुसार निर्णय लेने का पावर है? तो आपको स्पष्ट बता देते हैं यहाँ संविधान का अनुच्छेद 163(2) वहीं लिख दिया गया संविधान निर्माताओं द्वारा। उन्हें मालूम है, फिर आगे जाके लगता होगा। तो क्या लिख दिया कि कौन सा विषय विवेकानुसार है, कौन सा नहीं है, इस मामले में फैसला करने का पावर भी राज्यपाल को ही है। क्या समझिए? अगर किसी मामले में मान लो उसने अपने विवेकानुसार निर्णय ले लिया तो उसे
इस आधार पर अपन अवैध नहीं कह सकते कि साहब इस मामले में तो विवेकानुसार निर्णय लेने का पावर ही नहीं था, फिर कैसे ले लिया। क्या लिखा है संविधान में कि मामलों किसी मामले में उसने विवेकानुसार निर्णय ले लिया, तो उस मामले या उसके निर्णय को इस आधार पर अपन अवैध नहीं कह सकते कि इस मामले में तो विवेकानुसार निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि कौन सा मामला विवेकानुसार निर्णय लेने वाला होगा कौन सा नहीं होगा इसका फैसला भी राज्यपाल खुद ही करता है। समझिए मेरी बात। यानी विवेकानुसार, इसको शॉर्ट में लिख लो आप, विवेकानुसार किए कार्य, विवेकानुसार किए कार्य को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिखो, नहीं ठहराया जा सकता। इसका मतलब क्या समझे कि भाई मान लो उसने अपनी मर्जी से कोई फैसला ले लिया, अब यहां अपन इसको ये 163(2) इसको इंप्लीमेंट करते हैं अभी जो घटनाएं चल रही है। भाई राज्यपाल महोदय ने ये कह दिया ना अभी मंत्रिपरिषद को यानी मुख्यमंत्री को कि अभी कोरोना बीमारी चल रही है इसलिए मैं अधिवेशन नहीं बुलाऊंगा। शुरुआत में ये कहा उन्होंने, जब फर्स्ट बार मंत्रिपरिषद ने सिफारिश की कि साहब आप तुरंत मंडे को अधिवेशन बुलाओ, कहा ना राज्यपाल महोदय को। राज्यपाल महोदय ने क्या कहा कि अभी कोरोना बीमारी चल रही है इसलिए मैं अधिवेशन नहीं बुलाऊंगा। ऐसी क्या इमरजेंसी है बताओ आप मुझे। तो एक तरह से क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानी। तो कई मंत्रिपरिषद के लोगों ने या सरकार के पक्ष के जो लोग थे उन्होंने कहा साहब राज्यपाल मनमर्जी कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, संविधान की अवहेलना हो रही है। कहीं अवहेलना नहीं हो रही संविधान। संविधान क्या कह रहा है? संविधान ये कहता है कि राज्यपाल ने अगर मना कर दिया कि अभी मैं अधिवेशन नहीं बुलाता तो वो विवेकानुसार निर्णय लिया। उन्होंने क्या कहा कि मुझे मेरे विवेक के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार है इस मामले में भी। कौन से में कि अधिवेशन बुलाना है कि नहीं बुलाना है। समय वाली बात तो छोड़ो, वो तो उसमें लिख दिया 174 में लिखा हुआ कब बुलाना है, जो कि 21 दिन के अंतराल से बुलाना है, 20 दिन बाद बुलाना है, 10 दिन बाद बुलाना है। एक तो वो बात हो गई, वो तो 174 में लिखी हुई कि समय भी वही तय करेगा अधिवेशन का। दूसरे यहाँ ओवरऑल मामलों में सभी मैटर के मामले में एक कॉमन चीज लिखी हुई है कि वह विवेकानुसार निर्णय कर सकता है किसी भी मैटर में। और विवेकानुसार निर्णय में फिर वो ये भी आता है कि अधिवेशन बुलाना या नहीं बुलाना। जैसे मना कर दिया उन्होंने नहीं बुलाना ही नहीं है, पहली बार में मना किया ना, तो बुलाना नहीं है एकदम से मना कर दिया। इट मींस क्या हुआ, उन्होंने इसका उपयोग किया, इस अधिकार के तहत उन्होंने मना किया कि उन्होंने क्या कहा कि मेरी मर्जी है नहीं बुलाता मैं, विवेकानुसार निर्णय लिया। यानी विवेकानुसार किसी भी मामले में निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा है कि विवेकानुसार निर्णय लेने के मामले में मंत्रिपरिषद की सिफारिश मानने की आवश्यकता नहीं है। 163 में लिख दिया। अब कौन सा मामला विवेकानुसार निर्णय वाला होगा कौन सा नहीं होगा इसका फैसला भी राज्यपाल स्वयं ही करता है। इसलिए किसी भी मामले में अगर उसने विवेकानुसार निर्णय ले लिया, जिसे भी ले लिया कि नहीं बुलाते अधिवेशन, तो उसको अवैध नहीं ठहराया जा सकता इस आधार पर कि साहब इस मामले में तो विवेकानुसार निर्णय लेने का पावर ही नहीं है, फिर कैसे ले लिया। इस आधार पर अपन उसको इलीगल नहीं कह सकते, गलत नहीं कह सकते, क्योंकि राज्यपाल को पावर है अपनी मर्जी से फैसला करने का। और अधिवेशन नहीं बुलाने का जो फैसला उन्होंने किया वो इस पावर के तहत किया। समझे? इसलिए कोई कंफ्यूजन हो आपके दिमाग में, क्योंकि इन दिनों मैंने भी देखा है अखबारों में, इनमें भी बड़े कंफ्यूज्ड फैक्ट्स आ रहे हैं। कोई कहता साहब राज्यपाल ने उसके संविधान की उल्लंघन की, सलाह मानना आवश्यक है, दूसरी बार लौटा दी। ऐसा कोई नियम नहीं है यहाँ। दूसरी बार पहली बार वाला, दूसरी बार का नियम वहां है दिल्ली में। मतलब केंद्र सरकार के मामले में अगर मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को दोबारा सिफारिश भेजी तो उसे मानना ही है। लेकिन यहाँ मालूम है आपको 2 बार सिफारिश की जा चुकी है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को कि आप मीटिंग बुलाओ 3 दिन के अंदर अंदर नहीं बुला रहे हैं वो। तो इसका मतलब ये नहीं कि राज्यपाल मनमर्जी कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं कोई उल्लंघन नहीं हो रहा, संविधान में ये सब लिखा हुआ है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है, अनुच्छेद 74 में तो लिखा हुआ है कि दोबारा अगर एडवाइस दी जा रही है तो मानना है। यहाँ नहीं लिखा है पहली बार, दोबारा, तिबारा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। यहाँ तो इतना लिखा हुआ है कि उसे विवेकानुसार निर्णय लेने का पावर है। और कौन से मामले में या कौन सा मामला विवेकानुसार निर्णय लेने वाला है कि नहीं है, इसका फैसला भी राज्यपाल खुद करता है।
तो इसका अभी इसको जैसे अधिवेशन को उन्होंने कह दिया कि ये मेरा विवेकाधीन मामला है, तो मैं मर्जी से इसमें फैसला करूंगा, आपकी सिफारिश मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। तो आप क्या समझे यहाँ, चूंकि अपने को कोई राजनीति नहीं करनी है, अपनी तरफ से सभी दल समान है, किसी की भी सरकार बनो, हमें तो ये है कि स्थिर सरकार होनी चाहिए राज्य में। तो एक राज्य में क्या है, स्थिर राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी तो चलो विकास भी होगा स्टेट का। अपने को कोई चुनाव लड़ना नहीं है, या आप ऐसा भी नहीं हो कि भाई एक किसी एक पार्टी के कोई भक्त हो। अपने को तो ये है कि ये संविधान की स्थिति को समझना है वर्तमान घटनाक्रम में, ताकि एग्जाम में अपने इससे संबंधित काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बार, तो उसमें आप कहीं कंफ्यूज्ड नहीं हो और उनके सवाल अच्छे से दे सको। तो ये तो बात हुई अधिवेशन बुलाने नहीं बुलाने वाली, क्यों नहीं बुला रहे हैं। अब आपके दिमाग में कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं इसी घटनाक्रम के एक दूसरे बिंदु की। भारत में 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 1985 में क्या हुआ, एक कानून बनाया गया जिसको कहते हैं दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी अधिनियम बनाया गया। उन्नीस सौ 85। इसके तहत संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। दसवीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। 52वां संशोधन किया गया। बावनवें संशोधन द्वारा ही दो काम हुए, मतलब संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 1985 से पहले क्या स्थिति थी भारत में, क्या था 85 से पहले कि विधायक और सांसद लोग क्या करते थे, जैसे चुनाव तो जीत कर गए जनता पार्टी से और वहां जाकर कांग्रेस में मिल गए विधानसभा में 5 दिन बाद ही। कई उदाहरण ऐसे हुए कि भाई जो पार्टी, जैसे किसी पार्टी को सरकार बनानी है, उसका बहुमत कम है, 1-2 एमपी कम हो रहा है या 1-2 विधायक ही कम हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, फिर खरीद लेते हैं विधायकों को दूसरी पार्टी के। वो चलो आप हमारे को समर्थन दे दो, हमारी पार्टी मिल जाओ, आप जनता पार्टी के हो, जनता पार्टी को छोड़ दो, आज से आप कांग्रेस के विधायक बन जाओ, आपको हम 10 करोड़ रुपए दे देंगे। इस तरह के सौदे होते थे वहां विधानसभाओं में, संसद में, और सभी पार्टियां इससे दुखी थी, इससे ग्रसित थी। अब इसमें क्या होता था कि कई बार तो ऐसा देखा गया यूपी वगैरह में, एक ही दिन में 1967 में एक घटना हुई थी, एक विधायक ने एक दिन में 3 पार्टियां चेंज की थी इस सौदेबाजी के चक्कर में, समझे आप। तो 3 पार्टियां चेंज हो गई। आप अनुमान लगा सकते हैं जब एक दिन में 3 पार्टियां कोई बदल सकता है, तो वो तो फिर 5 साल में तो कितनी पार्टियां बदलते होंगे। इससे क्या है, सरकारी अस्थिर होती थी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए सभी दलों ने निर्णय किया कि ऐसा करते हैं, ये दल विरोधी कानून बनाते हैं। तो 1985 में भारतीय संविधान में 52वां संशोधन किया गया और दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 बनाया गया। उसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस अनुसूची में लिखा हुआ है कि दल बदल के आधार पर अब क्या है, दल बदल कानून में क्या लिखा है, निम्न प्रकार से दल बदलने पर सदन की सदस्यता, अब सदन कोई सा भी हो सकता है, विधानसभा भी हो सकती है या संसद भी हो सकती है, मतलब विधानमंडल भी हो सकता है, विधानसभा, विधान परिषद, और उधर केंद्र की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा भी हो सकती है।
सब पर लागू है। निम्न प्रकार से दल बदलने पर सदन की सदस्यता, जो भी सदन है वो विधानसभा है या विधान परिषद है, लोकसभा है या राज्यसभा है, सदस्यता समाप्त हो जाती है। मतलब ये मान लें आपकी निम्न प्रकार से दल बदलने पर समाप्त की जा सकती है, ये और उपयुक्त शब्द लिख देते हैं, समाप्त की जा सकती है। अब वो कौन कौन से आधार है, यानी अगर कोई विधायक या सांसद जिस पार्टी से चुनाव जीत कर गया उस पार्टी को बदल लेता है तो उसकी सदस्यता उस सदन से समाप्त हो जाएगी। समझ गए, वो एमएलए नहीं रहेगा या वो सांसद नहीं रहेगा। तो वो किस प्रकार की कार्य करने पर ऐसा होता है, किस प्रकार दल बदलने पर ऐसा होता है, तो इसमें चलेंगे। नंबर 1 पे है सदस्यता छोड़ना। किसकी सदस्यता छोड़ना? किसी राजनीतिक दल की। मान लो कांग्रेस से कोई एमएलए जीत के गया राजस्थान विधानसभा में, वहां जाके उसने सदस्यता त्याग दी कि मैं तो आज से निर्दलीय हूं, मैं कांग्रेस का मेंबर नहीं हूं या एमएलए नहीं हूं, तो भी उसकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो एमएलए नहीं रहेगा। समझ गए? जो ही उसने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, इस्तीफा देते ही उसकी जो मेंबरशिप है, जो एमएलए शिप है, उसकी विधायकी है, वो खत्म हो जाएगी। नहीं तो ये एक है इसमें अन्य पार्टी में मिल जाने पर, जैसे कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर दूसरी पार्टी में मिल गया वो, तो ऐसा नहीं कि साहब मैं तो पार्टी का सदस्य तो हूं ना, कांग्रेस का नहीं हूं, बीजेपी का हूं, तो कांग्रेस छोड़कर अगर बीजेपी में मिल जाता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। समझ गए? दूसरा, यदि वो मान लो निर्दलीय है और निर्दलीय ने क्या किया, किसी पार्टी की सदस्यता ले ली, निर्दलीय द्वारा जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल होना। मान लो यहां से किशनगढ़ से विधायक है सुरेश नाग, सुरेश नाग निर्दलीय जीत के गए हैं, न तो वो बीजेपी के थे, न कांग्रेस के थे, न बसपा के थे, न किसी अन्य पार्टी के थे। उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो वो किसी पार्टी के टिकट पर नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से चुनाव लड़ा। क्योंकि आदमी व्यक्तिगत भी चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी टिकट देगी तो ही आप चुनाव लड़ सकते हो, आप बिना पार्टी के टिकट दिए हुए भी चुनाव लड़ सकते हो, उसे कहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ना। तो निर्दलीय मान लो सुरेश नाग जीत के गए ना किशनगढ़ से, तो किशनगढ़ से जीत के गए, तो अब मान लो वहां जाकर ये कांग्रेस में मिल जाए या बीजेपी में मिल जाए तो इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ये एमएलए नहीं रहेंगे फिर। दूसरा है इसमें ये जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, नाम निर्देशित सदस्य भी कहते हैं इनको, मनोनीत सदस्यों द्वारा 6 माह बाद, 6 माह बाद क्या कर लेने पे, किसी पार्टी में मिल जाने पर, किसी पार्टी या दल में पार्टी की सदस्यता ले लेने पर, सदस्यता ग्रहण कर लेने पर, जैसे
अभी मनोनयन का प्रावधान सिर्फ राज्यसभा में रह गया है, लोकसभा में भी खत्म हो गया है, जो एंग्लो इंडियन का था वो समाप्त हो चुका है, विधानसभा भी समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ राज्यसभा में रहा। जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ना राज्यसभा के, उनके मामले में क्या नियम है? जब वो मनोनीत होते हैं तो किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते। तो नियम क्या है इसमें? नियम ये है कि वो जब मनोनीत होते हैं ना, मनोनीत की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर तो किसी भी पार्टी में मिल सकते हैं, उनकी सदस्यता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समाप्त नहीं होगी। लेकिन 6 महीने बाद वो किसी पार्टी में मिलते हैं तो फिर वो भी राज्यसभा के मेंबर नहीं रहेंगे, सांसद नहीं रहेंगे। ऐसा ये दल बदल विरोधी अधिनियम कहता है। इसका उल्लेख तो इसमें ये अधिनियम में ये है कि भाई किस आधार पर वो अयोग्य घोषित होगा, उन आधारों का उल्लेख इस 10वीं अनुसूची में है। अभी आगे चलेंगे, ये तो बात हुई ये 4, आगे चलते हैं। आगे चलिए, 5 में क्या लिखा है? दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चंस आए हैं इसके, और इस बार तो पूछा ही जाएगा राजस्थान के मामले में। तो राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होंगे निश्चित रूप से पूछा जाना है। एक इसमें 5वां और है कि जैसे दल के निर्देशों, व्हिप का उल्लंघन करने पर सदस्यता कब जाती है? जैसे कोई एमएलए है, कांग्रेस है, ये कांग्रेस ने निर्देश जारी कर दिया, उसको संविधान की भाषा में व्हिप बोलते हैं, कानून की भाषा में व्हिप जारी कर दिया, मतलब निर्देश जारी कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया सभी विधायकों के लिए कि कल विधानसभा की बैठक होनी है, सोमवार को सबको सुबह 11 बजे सही समय पर विधानसभा में उपस्थित होना है। एक बात। दूसरी बात, कल विश्वास मत पेश किया जाएगा सरकार के पक्ष में। सरकार लाती, एक तो अविश्वास प्रस्ताव होता है जो विरोधी दल लेके आता है कि हमें इस सरकार में विश्वास नहीं है। एक होता है विश्वास मत जो सरकार लेके आती है कि साहब इस विधानसभा में हमारा विश्वास है, यानी इस विधानसभा को हमारे में विश्वास है भी, है ना, हमें विश्वास मत प्राप्त इस विधानसभा में। देखो अभी हमने जो विश्वास का प्रस्ताव रखा भी पारित कराता है इसको बहुमत से, तो विश्वास मत रखा जाएगा, इसमें आपको सरकार के पक्ष में वोट देना है, ऐसा निर्देश जारी कर दिया है। तो सभी विधायकों को इस व्हिप का पालन करना पड़ता है, इस निर्देश का पालन करना पड़ता है, सबको सुबह 11 बजे उपस्थित होना है। अगर कोई नहीं होता है बिना पूर्व सूचना के, बिना पुख्ता कारण बताए, कोई विशेष कारण होता है, जैसे मान लो कोई आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, विधायक तो बात अलग है, उसको बताना पड़ता है, उसको साबित करना पड़ता है कि साहब मैं तो हॉस्पिटल में भर्ती हूं, मैं कैसे आ सकता हूं। इन बातों को छोड़ दो, बाकी उसको वहां उपस्थित होना पड़ता है। नहीं हुआ सुबह 11 बजे और उसने तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। क्या विधानसभा का एमएलए नहीं रहेगा वो, या उसने उपस्थिति तो दर्ज कराई, आ तो गया, लेकिन उसने सरकार के खिलाफ वोटिंग कर दी, कांग्रेस का एमएलए हो गया, कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग कर रहा है, तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बहुत बड़ी बात है ये इसकी दल विरोधी कानून की। अगर पार्टी को ये ऑर्डर जारी कर रही है, उसको व्हिप बोलते हैं, अपने विधायकों को या जिससे केंद्र की बात करें तो सांसदों को, कि तुम्हें कल सुबह वहां विधानसभा में उपस्थित होना है और वोट देना है इस विश्वास मत के पक्ष में। या कोई सा भी विधायक हो सकता है, कोई कानून ही बना रहे हैं, कोई विधेयक हो सकता है किसी भी तरह का, तो उस विधेयक के पक्ष में तुम्हें वोटिंग करनी है। अगर नहीं की या खिलाफ कर दी, वोट नहीं करना, देखो 3 स्थितियां हो सकती है, एक तो वोट डाला ही नहीं, ना तो पक्ष में डाला ना विपक्ष में डाला, तो भी सदस्यता जाएगी। और यदि उसने वोट तो डाला लेकिन उसके खिलाफ डाल दिया तो भी सदस्यता जाएगी। और यदि उपस्थिति नहीं हुआ तो भी सदस्यता जाएगी। समझिए मेरी बात? ये इतना सख्त कानून है। इसीलिए तो कई लोग कहते हैं कि साथ ये तो उसके स्वतंत्रता के खिलाफ है, अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। ये तो आदमी स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके खिलाफ है ये, कि एक व्यक्ति
विधायक होते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए भी अपने यानी अपने विवेक से डिसीजन नहीं ले सकता, स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले सकता। उसकी पार्टी का जो लीडर कह रहा है भाई मुख्यमंत्री का था फैसला, इसमें विप एक हालांकि अलग से विप होता है, मुख्य सचेतक बोलते हैं उसको, तो वो होते हैं, लेकिन एक तरह से मुख्यमंत्री का फैसला होता है। तो मुख्यमंत्री की कठपुतली भी होते हैं एक तरह से विधायक, ये मान लो। इस कानून से तो यही जाहिर होता है कि जैसा मुख्यमंत्री चलाता है वैसे विधायकों को चलना पड़ता है। कि कोई विधायक नहीं भी चाहे फिर भी उस विधेयक के खिलाफ कोई कानून बन रहा है उसके खिलाफ या उसके पक्ष में वोटिंग करनी पड़ती है, चाहे नहीं चाह रहा है तो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्देश जारी कर रखा है, या वो नहीं चाहते हुए भी उसको उसके सरकार के पक्ष में वोटिंग करनी पड़ती है। उसे मालूम है मैं खिलाफ वोटिंग करूंगा तो मेरी एमएलए से भी जाती रहेगी, मैं एमएलए ही नहीं रहूंगा, तो बेचारा फिर कौन सी बीमारी मोल ले, तो चलो भाई ये जैसे चला रहे हैं वैसे चलता है। ये बहुत बड़ा कानून है इसमें। तो आप समझ गए ना, इसमें कई चीजें आती है विप में। वोट पार्टी के पक्ष में, जो पार्टी चाह रही है उसके पक्ष में वोट देना, वोट जरूर देना और उपस्थित होना, ये चीजें आती है मुख्य रूप से इसमें। तो ये तो दल बदल कानून की बात हो गई। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो अशोक गहलोत है राजस्थान के मुख्यमंत्री, या यो कहें कि जो राज्य सरकार है वो अधिवेशन क्यों बुलाना चाहती है। राज्यपाल ने भी उनसे यही पूछा कि आपको, आप कृपया ये बताएं क्या जरूरत है कितनी है, ऐसे कोरोना जैसी बीमारी में आप अधिवेशन बुला रहे हैं, जरूरत क्या पड़ गई है, बाद में बुला लेंगे, इसको इमरजेंसी भी नहीं है। अच्छा, अशोक गहलोत ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अल्पमत में नहीं है, यानी हमें बहुमत प्राप्त है। जब आप कह रहे हो कि बहुमत प्राप्त है, मेरे पास 102 एमएलए हैं, फिर आप अधिवेशन क्यों बुलाना चाहते हैं। तो आपको बता देते हैं यहाँ, जो कि उनके आलोचक कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अशोक गहलोत की विरोधी या राजस्थान सरकार की जो विरोधी लोग वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये अधिवेशन क्यों बुलाना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है, जो विरोधी हैं मुख्यमंत्री के या राजस्थान सरकार के, कि साहब ये जो पायलट गुट के 19 कांग्रेसी एमएलए हैं, ये 19 है ना, इनकी सदस्यता समाप्त करवाना चाहते हैं। वो कैसे, ऐसे कि ये 19 ही आदमी अभी अंडरग्राउंड हो रखे हैं, अज्ञातवास में है, ये पता नहीं कहां पे है, समझ गए। अब जैसे अधिवेशन, मान लो कल ही अधिवेशन होता है, राज्यपाल महोदय मान लेते हैं कि चलो कल से राजस्थान विधानसभा का अधिवेशन क्या करते हैं, आयोजित करते हैं, सत्र प्रारंभ होगा साहब, या 2 दिन का समय देते हैं कि परसों प्रारंभ होगा। अब जो ही सत्र का डिसीजन हो जाता है राज्यपाल महोदय के द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, एक ऑर्डर जारी करेगी, व्हिप जारी करेगी, व्हिप बोलते हैं इसको, निर्देश, अपने सभी एमएलए के लिए, जिनमें ये 19 भी शामिल है, क्योंकि 19 भी आज की तारीख में कानूनी रूप से तो सदस्य कांग्रेस के ही हैं। ये भी आप समझ रहे हो ना, किसके सदस्य हैं, ये कांग्रेस के सदस्य हैं। अभी इनकी न तो सदस्यता कांग्रेस से गई है न उधर से गई है विधानसभा से, समझ गए। तो यहां पे ये क्या चाहते हैं, उनके विरोधी जो कह रहे हैं सरकार के या गहलोत के विरोधी, वो कह रहे हैं कि साहब ये मीटिंग आयोजित करके फिर व्हिप जारी करेंगे, व्हिप इन 19 आदमी को भी जारी किया जाएगा, ये नहीं है तो इनके रेजिडेंस पे, घर पे चस्पा कर देंगे, जाके बाहर जाके नोटिस चिपका दिया जाता है घर पे। और घर पे ये नियम है नोटिस का कि जैसे कोई घर वाले हैं नहीं ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, 2 पड़ोसियों के साइन करा देते हैं गवाह के सामने, कहां साहब हमारे सामने इनके घर के बाहर चिपकाया गया है नोटिस। और नोटिस किस बात का, कि आपको कल सुबह 11 बजे विधानसभा में उपस्थित होना है और हम बिल पेश करेंगे। कोई सा बिल लिया है सरकार, जरूरी नहीं विश्वास मत लाए, नहीं लाए, क्या पता डर रहे। अच्छा, कोई विरोधी, बीजेपी तो कह नहीं रही कि साहब आप अभी बहुमत साबित करो, जो विरोधी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसने तो कहा ही नहीं अभी कि आप बहुमत साबित करो, वो तो मर्जी से लाए, तो ये खुद ही सरकार नहीं ला सकती, तो सरकार भी नहीं लाएगी। सरकार इस माने क्या कोई दूसरा बिल ले आएगी, कई विधेयक होते हैं, कई कानून बनाने होते हैं, जैसे मास्क का कानून बनाने कि साहब आज से मास्क लगाना अनिवार्य तो है, लेकिन साथ ही नहीं लगाने वाले के 5,000 का जुर्माना, ऐसा कोई कानून बनाने का विधेयक लिया है। कोई भी विधेयक ला सकती है, कानून तो हजारों बनाओ ना, कमी थोड़ी कानून बनाने के लिए। तो वो विधेयक लाके फिर वहां व्हिप जारी करेंगे, जिसमें ये 19 आदमियों को सूचना दी जाएगी कि आपको उपस्थित होना 11 बजे, इस विधेयक के पक्ष में वोटिंग करनी है। अब दिक्कत क्या है कि ये विधेयक, ये जो विधायक है ना 19, इनके मामला दूसरा फंसा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि इनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हो रखा है, इसमें से 3 तो निर्दलीय विधायक है, ये जो नीचे वाले हैं, और
एक सचिन पायलट है, इनके कुछ मंत्री भी है जो पहले मंत्री थे अब तो नहीं है, उनके खिलाफ बाबूलाल सरमार वगैरह ये जो है इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो रखा ना, तो एसओजी यानी पुलिस इनकी तलाश कर रही है, ये मिल नहीं रहे पुलिस को। अब ये विधानसभा आए तो दिक्कत है, पुलिस अरेस्ट कर लेगी इनको, तो ये आएंगे नहीं सामने, पहली बात जैसे। और दूसरी बात क्या है कि ये आ जाए तो भी चूंकि ये तो विरोधी है ना उसके, कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं ना, कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, अशोक गहलोत का विरोध कर रहे हैं, तो ये तो उसके पक्ष में मतदान करेंगे नहीं, या जैसे आएंगे नहीं, पुलिस के डर से आएंगे नहीं आएंगे तो क्या होगा, क्या बताया था अभी मैंने, दल बदल विरोधी कानून में क्या लिखा है, अगर कोई उस विप का उल्लंघन करता है, विप का उल्लंघन होगा ना, वहां नहीं होना, उपस्थित नहीं होना, तो फिर इनकी विधानसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, इनकी सदस्यता समाप्त कर देंगे कि आपने कांग्रेस पार्टी की विप का, उसके निर्देश का उल्लंघन किया है, इसलिए आपकी सदस्यता समाप्त की जाती है। यानी ये विधायक नहीं रहेंगे, एमएलए नहीं रहेंगे, समझ गए मेरी बात, समझिए ना, एमएलए नहीं रहेंगे ये 19 लोग, और 19 नहीं रहेंगे। अब निर्दलीयों पर तो ये कानून लागू नहीं होगा, निर्दलीयों पर ये विप लागू नहीं होता, ये समझना मेरी बात है। विप कौन जारी करता है, पार्टी जारी करती है, इनकी तो बेचारों की कोई पार्टी नहीं है, तो खुद ही पार्टी है अकेले, समझ गए, तो इन पे तो विप का कोई असर नहीं पड़ता है। वो जो सुरेश सांड वगैरह, वो 3 आदमी जो निर्दलीय है ना, उनको परवाह नहीं विप की, उनके तो वैसे राजद्रोह का केस दर्ज हो रहा है, इसलिए वो भूमिगत है, वो वैसे भी भावनात्मक रूप से सचिन पायलट के साथ है, तो वो इसलिए उनके साथ ही मानो को वही है। अब मामला क्या फंसा है यहाँ कि ये आएंगे नहीं, ये तो विरोधी है, तो उसके पक्ष में मतदान करने से रहे, समझ गए। अब आएंगे भी नहीं, आते ही तो इनको मालूम पुलिस अरेस्ट करेगी, आएंगे नहीं ना, तो फिर इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, समाप्त कर देंगे, तो फिर राजस्थान विधानसभा में एमएलए कितने रह जाएंगे, 200 माइनस 19 की सदस्यता समाप्त हो जाएगी ना, तो कितने रह गए, 181 रह गए ना। अब 181 का आधा प्लस 1 कितना होगा, 91, एक 92 होगा, 180 ये 92 सदस्य, आधा कितना होगा 90, और 90 प्लस 1 91 होगा, 91 से हो जाएगा काम, क्योंकि ज्यादा हो रहा है ना। हाँ, 91 सदस्य क्या होगा, इनको चाहिए, किसको, अशोक गहलोत को वहां, क्योंकि बहुमत का क्या नियम है कि उस समय जिस दिन बहुमत पर वोटिंग हो रही है उस दिन विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, एब्सेंट से मतलब नहीं है, एब्सेंट हो सकता है 3 निर्दलीय एब्सेंट रहे, इनको तो गिना जाएगा, लेकिन ये 19 सदस्य चूंकि कम हो जाएंगे ना, 19 मेंबर कम हो रहे हैं ना यहाँ, तो ये तो 19 सीट तो खाली हो गई विधानसभा में, बिल्कुल ही ये रहे नहीं एमएलए, अब तो यहाँ तो चुनाव कराना पड़ेगा, तो 91 रह गए, अब मतलब कितने 181 रह गए, 181 का बहुमत सिद्ध करना हुआ, तो 181 का बहुमत होता है 91। अब अशोक गहलोत के पास 102 है, समझ गए, 102 है, तो वो क्या करेंगे, आसानी से 102 है ना, तो 91 से फिर उनको कोई खतरा नहीं रहेगा, उनको तो 91 चाहिए, जबकि 102 है, और 102 में मान लो इनमें से कोई इधर उधर भी हो, मान लो सौदेबाजी में इनमें से भी कोई बिक जाए, तो भी 88 तो इनके कांग्रेस के ही खुद गई, आईएनसी के 88 दिए हुए, 3 और चाहिए, तो अब मान लो आप 3 तो निर्दलीय ले ही सकते हैं, इतना 10 में से 3 तो आराम से आ ही जाएंगे, तो इन निर्दलीय 3, समझ गए आप, तो 91 जुटाना बहुत आसान है, तो इनकी सरकार को कोई खतरा नहीं रहेगा, इसलिए ये केन प्रकारेण उनके जो विरोधी कह रहे हैं वो बात कह रहा हूं मैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। गहलोत के विरोधी क्या कह रहे हैं, भी इनकी सदस्यता समाप्त करना चाहते हैं इस आड़ में, अधिवेशन के आड़ में, वरना कोई जरूरत नहीं है अधिवेशन बुलाने की, इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो एमएलए कुल मिलाकर 181 रह जाएंगे, उनका आधा भी 91 चाहिए, तो 91 का बहुमत तो आसानी से जुटा लेंगे, 88 तो है इनके पास, 19 वो गए तो भी 88 बच गए, और 2-3 इनमें से पकड़ लेंगे, कोई से पकड़ने में क्या, मंत्री बनाया 3 को कैबिनेट तैयार हो जाएंगे, हाँ साहब हम आपको आधी रात को तैयार आके पक्ष में 1 या 10 मत लो हमारे से, समझ गए।
तो ये उनके विरोधी ऐसा कह रहे हैं कि साहब इसलिए ये अधिवेशन बुलाना चाहते हैं। तो इसका अर्थ तो क्या हुआ कि दल बदल विरोधी कानून तो इतना ताकतवर है कि फिर कोई विधायक या सांसद पार्टी बदल ही नहीं सकता। एक बार अगर वो विधायक बन जाता है तो फिर तो 5 साल तक बदलना नहीं जा सकता। इसका मतलब तो ये हुआ नहीं बदला जा सकता है। वह चाहे तो अपनी पार्टी बदल सकता है और पार्टी बदलने के बाद भी उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। लेकिन इस बारे में क्या नियम है जो आप समझ लो। दल बदल विरोधी कानून में ही लिखा है, ये अनुसूचित 10वीं में ही, यदि उस राजनीतिक दल के न्यूनतम या कम से कम 2/3 विधायक या सांसद, जैसी भी स्थिति है, अगर विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधायक, लोकसभा विधान राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो मतलब वो हो गए आपके सांसद। तो यहां चूंकि राजस्थान विधानसभा की बात हो रही है तो विधायक शब्द इस्तेमाल करेंगे हम। तो यदि उस राजनीतिक दल के न्यूनतम 2/3 विधायक अन्य दल में या अन्य दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, इसको एक शब्द बोलते हैं विलय। अन्य दल में अपना विलय कर लेते हैं या मिला लेते हैं, अपने विलय कर लेते हैं, तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा, यानी उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। कब? यदि कम से कम 2/3 विधायक सामूहिक रूप से अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मिलने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए कांग्रेस के कितने एमएलए हैं? 107। आईएनसी के राजस्थान विधानसभा में कुल एमएलए हैं 107 ही है ना भाई, 19 फरार है, तो भी इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो विधायक तो है ना, अभी सदस्यता तो समाप्त हुई नहीं। ये जरूर है कि वो अभी पता नहीं किस जगह, हो सकता है जयपुर में, वो अपने का मालूम थोड़ी, अपन को ढूंढने थोड़ी गए या ढूंढा, अब वो पुलिस ढूंढ रही है, कोई विधानसभा ने भी कोई ऐसा थोड़ी कोई नोटिस चस्पा किया तो उनके घर पे किए। तो आईएनसी की 107 है आज की तारीख में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अब ये कानून ये कह रहा है ऊपर वाला कि इसके 2/3 विधायक 107, तो यहां पे 107 × 2/3 कितना होगा? 3 और 15 6 72। यदि 72 एमएलए, क्या समझे, अगर 72 एमएलए, कम से कम 72 कांग्रेस पार्टी के पायलट के साथ हो जाते हैं और बीजेपी में सम्मिलित हो जाते हैं, तो फिर उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है। यानी पायलट के साथ जो अभी 19 है ना, इनकी यहां 19 की जगह अगर फिगर आ जाता है 72 पायलट सहित, और ये 72 ही व्यक्ति बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर उनकी विधायकी बची रह जाएगी, यानी वो विधायक बने रहेंगे। बस उनकी क्या होगी, पार्टी चेंज हो जाएंगी। फिर वो जरूरी नहीं कि कांग्रेस के निर्देश को माने वोटिंग के समय, वो कांग्रेस के खिलाफ भी वोटिंग कर सकते हैं। फिर उनको मान ली बीजेपी में मिल जाते हैं ना, तो फिर बीजेपी के व्हिप के अनुसार चलना होगा। कांग्रेस की व्हिप की परवाह करने की जरूरत नहीं है उनको, फिर कांग्रेस के निर्देशों को मानने की जरूरत नहीं है, उस आधार पर उनका कुछ नहीं बिगड़ना। उनको बाद में किसके निर्देशों की पालना करनी है? बीजेपी के निर्देशों की, क्योंकि अब वो बीजेपी के एमएलए हो गए। एमएलए सिर्फ नहीं गई उनकी सिर्फ पार्टी बदली। लेकिन शर्त क्या पार्टी बदलने के लिए? कि उस राजनीतिक दल के उस विधानसभा में जितने विधायक है उनका कम से कम 2/3 विधायक
एक साथ तैयार होने चाहिए दूसरी पार्टी में मिलने के लिए, लेकिन अब पायलट के साथ स्थिति ये है कि वो 19 है इनके पास, 72 चाहिए अगर अन्य पार्टी में मिले तो फिर मिल अब विधायक, तो फिर पायलट के पास क्या विकल्प रहा है? यहाँ पायलट के पास एक विकल्प तो ये है कि वो बीजेपी में मिले, तो बीजेपी में मिलने के लिए तो ये है, अगर विधायक की बचाते हुए बीजेपी में मिलना है कि विधायक भी बना रहा हूं पार्टी भी चेंज हो जाए, तो 72 आदमी चाहिए, जो 72 भी उनके पास है नहीं, बहुत दूर का फिगर है, इतना आसान भी नहीं है। एक तो ये विकल्प सीमित है। अब दूसरा विकल्प है इनके पास कि कांग्रेस में बने रह जाएंगे हैं और कह दें कि साहब चलो जो हुआ जो ठीक है, अब तक हुआ जो, मैं भी भूल जाता हूं, आप भी भूल जाइए, आज से मैं भी कांग्रेस को सपोर्ट करूंगा, तो इनकी विधायकी बची रह जाएगी। एक ये हो सकता है, ये भी अभी इतना आसान लगता नहीं कि ये ऐसा डिसीजन ले। अब एक तीसरा विकल्प है कि नई पार्टी बनाना। अब नई पार्टी बनाने का क्या नियम है? नई पार्टी बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? इनको विधानसभा से क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे, उससे पहले नई पार्टी बना लेंगे ना, तो क्या होगा? इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। हमने क्या कहा दल बदल विरोधी कानून के तहत कि जब किसी पार्टी से जीत कर जाता है ना एमएलए, तो दूसरी पार्टी बदल नहीं सकता हो, तो नई पार्टी भी नहीं बना सकता हो। नई पार्टी जो ही बनाएंगे ये 19 आदमी, तो क्या होगा? इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसमें नियम ये और सजा में कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते आगे। अच्छा, इसमें एक आपको बता देते हैं कि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी विधायक की सदस्यता समाप्त करने का निर्णय, भाई सदस्यता समाप्त करनी है कि नहीं करनी है, ये विधायक ने जो कुछ किया है वो इस दल बदल विरोधी कानून के तहत ये अपराधी बनता है कि नहीं बनता है, ये दोषी है कि नहीं है, कि इसको सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इसका सारा फैसला अध्यक्ष करता है, विधानसभा का अध्यक्ष। यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने, उसको सजा देने या उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार किसको है? अध्यक्ष को। दल बदल के मामले में विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दल बदल के मामले में फैसला कौन लेता है? विधायक जो दल बदल करते हैं अध्यक्ष को है। इसमें राज्यपाल को पावर नहीं है, मुख्यमंत्री को पावर नहीं है, समझे आप? सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष को है। हालांकि वहां तो ये भी लिखा है संविधान में तो कि ये किसी कोर्ट में भी नहीं जाएगा, मामला कोर्ट में विचार नहीं करेगा। लेकिन कोर्ट तो क्या है कि स्थिति ये है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद के मामले में कोर्ट विचार कर सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने आप को संविधान के गार्ड मानते हैं, संविधान के रक्षक मानते हैं, इसलिए वो तो ये मान के चलते हैं कि हम किसी भी अनुच्छेद के मामले में यहाँ विचार कर सकते हैं। उस अनुच्छेद के मामले में जो भी डिसीजन लेती है सरकार या जो भी कानून बनाती है, हम उसका रिव्यू कर सकते हैं, हम उसकी जांच कर सकते हैं, और हमें लगता है कि उस अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ है तो हम उस फैसले को भी बदल सकते हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो या राज्यपाल हो, कोई भी हो। तो समझ गए? तो कोर्ट में तो कोई भी मामला चैलेंज हो सकता है भारत में। हालांकि यहाँ इसके मामले में लिखा है कि ये ओवरऑल, अभी इसीलिए सीपी जोशी का स्टेटमेंट आया था जब कोर्ट में गए थे ना, सीपी जोशी ने नोटिस जारी किया 19 तारीख को, इनको 14 तारीख को, कि आपको 19 तारीख तक इसका जवाब देना है। तो 14 को किया था, 14 तारीख को किया था सही, तो आपको जवाब देना है इसका। और इसमें क्या कहा था उनको? सीपी जोशी ने, चूंकि उस दिन जब मीटिंग हुई थी ना इनकी कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में सब विधायकों को बुलाया गया था। तो उसमें यह था कि साहब हमने निर्देश जारी किया है कि सभी विधायक उपस्थित हो, और ये 19 आदमी उपस्थित नहीं हुए थे। नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी ने यह माना कि साहब ये तो दल बदल विरोधी कानून के तहत आता है, ये कृत्य जो इनका 19 आदमियों का जो ये कृत्य है, इसलिए इनको सदन की सदस्यता से वंचित किया जाना चाहिए,
इनकी सदस्यता निरस्त की जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने अध्यक्ष को लिखा, सीपी जोशी को, विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो। तो सीपी जोशी ने फिर इनको नोटिस जारी किया था 14 तारीख को, और 17 तारीख तक जवाब देना था कि आपको क्यों ना आप इसका कारण बताएं। आप उस दिन उपस्थित नहीं हुए कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में, जबकि आपको निर्देशित किया गया था, आपके घर पे नोटिस चिपकाया गया था, जाके आप नहीं आए। तो क्यों ना आपके खिलाफ दल बदल विरोधी कार्रवाई, कानून दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाए, ऐसा इनको नोटिस दिया गया और 17 तारीख तक जवाब देना था। लेकिन इस नोटिस को इन्होंने कोर्ट में घसीट दिया, फिर कोर्ट में लेके गए पायलट। तो कोर्ट ने क्या किया, इस पे आज स्थिति क्या, हाई कोर्ट ने क्या कर रखा है, इस पे स्टे लगा रखा है, स्थगन, कि अभी रोक दो, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। समझ गए? तो हालांकि नियम तो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष किसी को क्या नोटिस दे रहा है, विधायक को इस मामले में कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी चलेगा ये कोर्ट में, कोर्ट कार्रवाई भी कर रहा है। इसलिए कोर्ट में तो किसी भी मामले को ले जाया जा सकता है भारत में। तो ये तो बात हुई। अच्छा, वही विधानसभा अध्यक्ष को है सारा पावर इसमें दल बदल के मामले में फैसला करने का। और सचिन पायलट के पास आज की स्थिति में क्या विकल्प, जो मैंने बता दिया आपको, एक ये है कि ये नई पार्टी बनाएंगे तो फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देते ही क्या होगा, फिर ये नई पार्टी बना लेंगे और उपचुनाव होगा फिर 19 सीटों पर। उपचुनाव में जो भी हो सकता है, इनकी लोकप्रियता अच्छी हो तो वापस जीत के आ जाए नई पार्टी के रूप में, या ये बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ले, सदस्यता त्याग के, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक कंसेप्ट है विश्वास प्रस्ताव और एक है अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। तो ये विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, देखो सरकार को बने रहने के लिए आवश्यक होता है, जैसे राज्यों की बात करें तो विधानसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। उसको विश्वास प्राप्त होने का मतलब ये है कि वहां विधानसभा की जितनी सदस्य संख्या है उसके आधे से अधिक विधायक उस सरकार के पक्ष में होने चाहिए, बस इसे ही कहते हैं विश्वास प्राप्त होना। और अगर आधे से अधिक नहीं है, कम है, तो फिर क्या होगा, क्या कहा जाएगा कि इस सरकार को विधानसभा का विश्वास प्राप्त नहीं है, यानी ये विधानसभा में अपना बहुमत खो चुकी है, ये अल्पमत में आ चुकी है। अल्पमत का मतलब होता है आधे से कम और बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक। समझ गए? तो ये स्थिति होती है ना जब कम है ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दो प्रस्ताव लेकर आते हैं। अब ये जो विश्वास प्रस्ताव है वो तो लेके आती है सरकार। अभी जैसे अखबारों में छप रहा है कि सरकार अल्पमत में आ गई, अल्पमत में आ गई, यानी इनके 101 नहीं रहे, टोटल 200 है ना, 200 में से 101 चाहिए तभी सरकार बनी रह सकती है। तो कुछ आलोचक कहेंगे साहब आपके पास रहे नहीं, तो अशोक गहलोत करेंगे नहीं हमारे पास 102 है, 2 है ना, तो वो है कि नहीं, इसको साबित करने के लिए वो विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे। कौन लाएंगे? सरकार लेकर आती है, सरकार लेकर आती है। विश्वास प्रस्ताव सदैव सरकार द्वारा लाया जाता है। अब सरकार लेकर आएगी ना, अब इस विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मान लो कुल सदस्य 200 हैं, तो पारित होने के लिए 101 आधे से अधिक। अब यहां ये नहीं कि साहब उपस्थित कितने में, उपस्थित चाहे 150 हो, कुल मिलाकर इसके पक्ष में 101 आनी चाहिए, तभी ये पारित माना जाएगा। जब 101 इस विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आ जाते हैं वोट, तो क्या माना जाएगा कि विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, यानी सरकार को विश्वास प्राप्त है विधानसभा में, तो फिर सरकार बनी रहेगी। आगामी 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने तक इनके खिलाफ कोई न तो विपक्ष विश्वास प्रस्ताव ला सकता है। फिर इसमें नियम ये है, एक बार जब विश्वास है कि नहीं है इसकी टेस्टिंग हो जाती है ना, तो नेक्स्ट टेस्टिंग 6 महीने बाद होती है कम से कम, उससे पहले नहीं हो सकती। 6 महीने तक तो सरकार सुरक्षित रहती है। अब दूसरी बात आती है अविश्वास प्रस्ताव, यानी अविश्वास का मतलब नो कॉन्फिडेंस, की विश्वास नहीं होना विधानसभा में। किसको? विधानसभा का विश्वास प्राप्त नहीं होना किसको? सरकार को। तो सरकार को विश्वास नहीं है, यह आरोप लगाए, कौन लगाता है? विपक्ष लगाता है, विरोधी दल।
तो यहाँ विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी कहेगी साहब गहलोत साहब आप तो विश्वास प्राप्त नहीं है और हम तो नहीं है, तो चलो साबित कर दो। फिर ये क्या करेंगे, राज्यपाल के पास जाएंगे कि साहब ऐसा है, ये गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है, इनका बहुमत नहीं है और आप ऐसा कीजिए विधानसभा की मीटिंग बुलाइए, हम साबित करेंगे, हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। क्या कहेंगे विपक्ष वाले कि हम अविश्वास, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है। जो विरोधी पार्टी होती है ना, यहां पे राजस्थान में कौन है अभी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी अविश्वास प्रस्ताव, अगर लाना है विश्वास प्रस्ताव लाना है तो सरकार लाएगी। तो यहां पे क्या हुआ, विपक्ष द्वारा लाया जाता है यानी भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। अब इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, समझना पूरी बात, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में यदि 101 विधायक वोट कर देते हैं, उसके पक्ष में मत डाल देते हैं, तो ये पारित हो जाएगा। और इसके पारित होने का मतलब ये हुआ कि सरकार को विधानसभा में विश्वास प्राप्त नहीं है, यानी उसका बहुमत नहीं है। बहुमत नहीं रहा ना, 101 इसके पक्ष में आ गए, इसका मतलब सरकार के साथ इस 99 ही है। एक तो ये स्थिति, एक स्थिति ये हो सकती है कि इसके पक्ष में 99 ही आते हैं, या 101 ना आकर 99 आते हैं। अब 99 इसके पक्ष में आ रहे हैं ना, तो ये पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि पारित होने के लिए कम से कम 101 चाहिए, इधर 99 ही आ रहे हैं। तो इसके साथ 99 है, इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ के पक्ष में 99 आए ना, इसका मतलब सरकार के साथ फिर 101 विधायक हैं। तो क्या कहा जाएगा कि सरकार का अभी विधानसभा में विश्वास बना हुआ है, ये खारिज हो जाएगा और सरकार बनी रह जाएगी। समझ गए, ये तो बात हुई इसकी, ये जो कंसेप्ट है। एक आप समझो फ्लोर टेस्ट क्या होता है, ये बार बार अखबारों में आ रहा है, फ्लोर टेस्ट। इसको बहुमत परीक्षण भी कहते हैं। बहुमत का की टेस्टिंग करना कि आपको बहुमत है कि नहीं, इसकी टेस्टिंग करनी है। तो फ्लोर टेस्ट के अंतर्गत क्या होता है, पहली बात तो ये हमेशा विधानसभा में होगा, यानी सदन में होगा। अब जैसे राज्यों की बात करें तो विधानसभा में होगा, सदैव सदन के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि भाई कहीं दूसरी जगह करा लिया, विधानसभा के अंदर होगा। ये नहीं होगा कि राज्यपाल या राजभवन में करा लिया, उसको बिठा के राज्यपाल ने चलो बताओ कौन किसके पक्ष में है, मुझे काउंटिंग करके बता दो अभी। ऐसा नहीं होता। मुख्यमंत्री आवास में भी नहीं होगा, ऐसा नहीं सचिवालय में या सरकार के किसी कार्यालय में बैठ के कर दिया या कोर्ट में बैठ के कर दिया। फ्लोर टेस्ट हमेशा सदन के अंदर, यानी राजस्थान की बात करें तो विधानसभा के अंदर होगा। समझ गए। अब फ्लोर टेस्ट में क्या होता है, इस बात की जांच की जाती है कि सरकार के पक्ष में कितने विधायक हैं और उसके खिलाफ कितने विधायक हैं। अब इसके जानने के कई तरीके हैं। फ्लोर टेस्ट जैसे आज हो राजस्थान में, तो उसके तरीके क्या है, एक तो 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की लुकआउट है कि वो कौन सा तरीका इसमें स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं। तो अब उसमें ये होता है कि जैसे 2 ग्रुप बना दिए कि एक तो सरकार के साथ वाला ग्रुप और एक सरकार के खिलाफ वाला ग्रुप। अब जिस विधायक को सरकार के साथ रहना है वो सरकार के साथ वाले ग्रुप के साथ खड़ा हो जाए, और जिसको सरकार के खिलाफ जाना है तो वो सरकार के खिलाफ वाले ग्रुप में खड़ा हो जाए। तो अब इसमें क्या, सरकार के साथ वाले अभी जो स्थिति है मान लो तो 102 तो खड़े हो जाएंगे अशोक गहलोत के ग्रुप में, उनके साथ। और ये जो बाकी 98 लोग है, 75 ये 22 ये एक, जैसे ये कहीं नहीं जाए ये भी चले जाए इधर, तो 98 लोग खड़े हो जाएंगे सरकार के किधर, खिलाफ वाले ग्रुप में। तो इसका मतलब है कि फिर काउंटिंग की जाती है विधायकों की, गिनो जो अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं वो कितने आदमी खड़े हैं, साहब 102 खड़े हैं अशोक गहलोत सहित, चलो ठीक है सरकार को बहुमत प्राप्त है। इधर के साथ इधर। अब चूंकि वहां विधानसभा अध्यक्ष वोटिंग नहीं करते हैं, जब वोटिंग कब करेंगे विधानसभा अध्यक्ष, जब सरकार को जरूरत पड़ जाए। अगर सरकार को ये जरूरत पड़ेगी यार हमें एक की जरूरत है, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष का वोट डलवाया जाता है। समझ गया। उधर विपक्ष का अगर विधानसभा अध्यक्ष में से होता ही नहीं, हमेशा सरकार का ही होता है विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन विपक्ष का भी हो तो विपक्ष को जरूरत हो तो फिर वोट डलवाया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष का। जरूरत नहीं होती तो नहीं डलवाते, फिर वो 199 के आधार पर होगा, हालांकि 101 चाहिए कुल मिलाकर, लेकिन 100 ही हो रहे हो 199 में, तो फिर क्या है कि एक विधानसभा अध्यक्ष का वोट भी डाला जाता है। तो मान लो विधानसभा अध्यक्ष के वोट को भी गिन लिया हमने, तो 102 आ गए ना, इधर 98 आए, ये भी इसके साथ चला गया, तो फिर क्या होगा, फ्लोर टेस्ट का रिजल्ट आएगा, गिने जाएंगे ना विधायक, तो गिने गए तो साहब 102 इधर खड़े हैं, 98 उधर है, 101 तो यहाँ खड़े हैं इनके साथ, एक सामने जो
पीठासीन अधिकारी हैं जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के सीपी जोशी, वो भी इनके साथ ही हो गए, हाँ मैं भी इनके साथ हूँ। तो फिर क्या होगा, 102 इनके पक्ष में हो गए ना, तो फ्लोर टेस्ट का रिजल्ट जब आएगा तो क्या होगा कि सरकार को विश्वास प्राप्त है। तो फ्लोर टेस्ट का एक तरीका ये होता है, अलग अलग ग्रुप में खड़ा करता है। एक होता है एक एक से माइक पर बुलवाना कि चलो आप किसके पक्ष में हो गए, हम सरकार के, दूसरे का आप, मैं इधर विपक्ष में हूं, फिर तीसरा के मैं विपक्ष में, चौथा मैं सरकार के साथ हूं। ऐसे फिर नाम लिखते जाते हैं, अधिकारी बैठे रहते हैं जो विधानसभा अध्यक्ष के साथ, तो वो नोट करते जाते हैं कि ये विधायक इनके साथ है, ये विधायक इनके साथ है। फिर फाइनल लिस्ट जब 200 को ही पूछ लिया जाता है तो फिर लिस्ट तैयार की जाती है कि पक्ष में कितने आए, विपक्ष में कितने आए, इसके आधार पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। एक तरीका ये भी है कि जैसे पर्ची डलवाई जाती है, एक तरह से वोटिंग कराई जाती है कि वोट डाल दो कौन किसके पक्ष में, तो फिर वोट को काउंट कर लेते हैं। और सरकार के पक्ष में अगर आधे से अधिक वोट आते हैं तो सरकार फ्लोर टेस्ट में जीती हुई मानी जाती है, और सरकार के पक्ष में आधे से कम आते हैं, इसका मतलब फ्लोर टेस्ट में सरकार हार गई। तो फ्लोर टेस्ट कहते हैं इसको, बहुमत परीक्षण को, जो बार बार ये पेपर्स में आ रहा है, सदन के अंदर होता है। सरकार के विश्वास को जानने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है फ्लोर टेस्ट? इस बात को जानने के लिए कि भी सरकार का बहुमत है कि नहीं है। अब फ्लोर टेस्ट की मांग जैसे ये भी कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, दोनों ही, विरोधी दल भी कर सकते हैं। अभी जैसे राजस्थान में सरकार की तरफ से ज्यादा की जा रही है। अब यहां में एक राजस्थान के मामले में अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि साहब अभी राजस्थान सरकार ने अपने आप को एक होटल में क्यों बंद कर रखा है? बार बार अखबार में आ रहा है ना कि होटल में बंद है सभी। 102 आदमी उनके साथ, 102 विधायक हैं मुख्यमंत्री सहित, इसमें मंत्री वगैरह सभी आ गए। और ये जिसमें कांग्रेस के इतने 88 है, बाकी बीटीपी के 2 हैं, निर्दलीय 10 है, और राष्ट्रीय लोकदल का 1 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 1 आदमी है। ये ऐसे 102 सांसद अशोक गहलोत के साथ हैं और एक होटल में बंद है कई दिनों से। तो आम जनता भी बड़ी उत्सुक है कि ये सब ऐसा क्यों कर रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आलोचक जो कह रहे हैं, तो 2 बातें हो सकती है। अशोक गहलोत फ्लोर टेस्ट भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई एक बार मैं यहाँ, अभी 102 है ना उनके साथ, तो 102 को ही ले जाकर विधानसभा में बहुमत साबित कर दूं, फ्लोर टेस्ट हो जाए। बहुमत साबित कर देंगे ना, तो मैंने क्या कहा कि जब एक बार बहुमत साबित हो जाता है तो फिर 6 महीने तक वापस टेस्टिंग नहीं की जाती है, चाहे दूसरे दिन ही इनके खिलाफ हो जाए सारे। ये आज बहुमत परीक्षण हो गया और कल जाकर ये कहते हैं विधायक कि साहब हम तो राज्यपाल महोदय गलती से उनको वोट दे बैठे, अब उनके साथ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं होगा। आज टेस्टिंग हो गई तो 6 महीने तक ये बने रहेगी सरकार, समझ गए। तो अशोक गहलोत ये चाहते हैं अभी तो 102 है अपने साथ, तो इनको ले जाकर अपने पक्ष में वोट डलवा लेते हैं, और जब एक बार परीक्षण हो जाएगा तो 6 महीने तो अभी सुरक्षित हो जाएंगे। एक तो ये प्लानिंग है। अब दूसरा ये है कि अगर जैसे आज इनको खुला छोड़ दे, माइदा वे जैसे अंदर बंद नहीं करके खुला छोड़ दे, तो इनमें से कुछ आदमी ऐसे हैं, ये मानो 10-20 व्यक्ति ऐसे हैं जो किधर भी पाला बदल सकते हैं। जिधर माल अच्छा दिखा उधर ही घूम जाएंगे वो, समझ गए। जिधर फायदे का सौदा ज्यादा बैठा ना उनके, उधर ही कि चलो अगर बीजेपी कह दे कि चलो आपको, अगर हमारी सरकार बन गई तो आपको गृह मंत्री बनाएंगे, तो इनमें से कई लोग तैयार हो जाएंगे, चलो मैं आ जाता हूं साहब, है। जिससे पायलट ही कह दे कि चलो हमारी दोनों बीजेपी की हमारी मिलकर सरकार बनती है तो आपको राजस्थान का वित्त मंत्री बनाएंगे, कोई भी सांसद कोई विधायक तैयार हो जाएगा, चलो हम जाते हैं। विधायक यहाँ तो विधायक ही है ना, उनके पास कोई मंत्री तो है नहीं बेचारे, ज्यादा से ज्यादा मंत्री है जो नहीं जाएंगे। हालांकि गए उनके साथ मंत्री भी गए, मंत्री भी गए ना इनके साथ, विश्वेंद्र सिंह वगैरह लोग गए हैं। तो अब यहाँ क्या है कि ऐसे लोग हैं इसमें भी 10-20 आदमी जो किधर भी पाला बदल सकते हैं अगर उनको खुला छोड़ दे, क्योंकि ये दोनों ही घात लगाकर बैठे हुए हैं। बीजेपी भी घात लगाकर बैठी, उनको लालच दे रही, लो आ जाओ इतना देंगे इतना देंगे इतना देंगे। इधर ये भी ट्राई में है कि कैसे इनको तोड़े रपड़े मिलाएं। ये खतरा इसलिए अशोक गहलोत इनको खुला नहीं छोड़ना चाहते हैं, खुला छोड़ दे तो मामला बिगड़ सकता है ना, इनको बंद कर रखा है। तो अब ये कब तक चलेगा मामला? अब ये है कि भाई पहले इनकी सदस्यता समाप्त की जाए, है ना, सदस्यता समाप्त कर देंगे तो फिर सदन में कितने रह जाएंगे? सदस्यता समाप्त हो गई तो 181 रह गए ना, सदन में कुल सदस्य 181 रह गए।
तो फिर क्या होगा, 181 रह गए, तो बहुमत के लिए कितने चाहिए, 91। तो 91 10 इनमें से टूट भी जाए तो भी 91 इनके पास रहेंगे, तो फिर ये सरकार सेव हो जाएगी। लेकिन अब सदस्यता जाए तो कैसे जाए, इसके लिए इसीलिए तो बार बार वो कह रही है राज्यपाल से, सरकार का आप पहले क्या बुलाओ, आप विधानसभा की बैठक बुलाओ। बैठक में ये क्या करेंगे, कोई सा भी एक विधेयक ले आएंगे और विधेयक लाने के बहाने इनको व्हिप जारी करेंगे, निर्देश जारी करेंगे कि आपको इसके पक्ष में मतदान करना है। अब ये क्या है, हो सकता आए नहीं, ये चूंकि पुलिस अलग पड़ी हुई इनके पीछे, आए नहीं, इनमें से 3-4 आदमी नहीं आएंगे, या जो आएंगे वो इसके खिलाफ वोटिंग करेंगे, क्योंकि विरोध में चल रहे हैं ना, तो खिलाफ वोटिंग करते ही इनकी सदस्यता चली जाएगी। समझ गया? तो सदस्यता जाने से क्या आएगा, विधानसभा की सीटें 200 से घटकर 181 रह जाएगी, फिर इनको फिर 181 में 91 ही सदस्य चाहिए बहुमत साबित करने के लिए। तो वो ये थोड़े क्या है, मतलब मजबूत हो जाएगी स्थिति इनकी। एक तो ये, तो सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा का किसी भी बहाने अधिवेशन बुलाना चाहते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि डायरेक्ट अगर फ्लोर टेस्ट करे सीधे ही पहले दिन से, कल ही राज्यपाल बुला लेते हैं विधानसभा, फ्लोर टेस्ट करें। अब इसमें ये नहीं आए, जैसा आए नहीं, अब नहीं आए ना, तो आप कहोगे साहब इनकी सदस्यता चली जाएगी, सदस्यता चली जाएगी, लेकिन पहले सरकार भी जाएगी। मान लो इसमें से खुला छोड़ रखा ना, इसमें से 5 आदमी टूट के यहां चले जाते हैं इनके साथ, तो यहां 97 रह गए, इनके पास 97 रह गए ना सरकार के साथ, कितने रह गए, 97। उधर उनके पास हो गए, विपक्ष में कितने हो गए, 103। अब क्या होगा कि जब वोटिंग होगी तो 101 चाहिए ना, फ्लोर टेस्ट करा रहे हैं, जिससे कल ही फ्लोर टेस्ट करा लेते हैं। तो अब जो फ्लोर टेस्ट इसलिए होगा कि बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी, जो ही 97 होगी नहीं, यहाँ 5 विधायक जो ही टूटे, तो बीजेपी क्या करेगी, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं ला रही है अविश्वास प्रस्ताव, उनको मालूम है 102 इनके कब्जे में है अभी। जो ही उनको पता लगेगा कि इनके कब्जे से 5 भाग छूटे हैं और अपने इधर खेमे में आ गए हैं, तो फिर ये राज्यपाल से कहेंगे साहब अब विधानसभा की बैठक हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, सरकार अल्पमत में आ गई है। तो अल्पमत में आ गई, अब आप कहोगे साहब के 5 आदमी इधर गए ना, मान लो निर्दलीय चले गए, अब निर्दलीय पर तो इस गहलोत सरकार के व्हिप का या उनके निर्देशों का कोई असर पड़ना ही नहीं, वो तो निर्दलीय स्वतंत्र है, वो तो स्वतंत्र है, वो किसी भी वोट दे सकते हैं, दे ही नहीं। अब यहां चले गए ना, अब मामला क्या होगा, बीजेपी ने बुलाया अधिवेशन कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो ये व्हिप जारी करेंगे इनको, क्योंकि ये 19 आदमी इनके है ना, 19 आदमी को भी जारी करेंगे। अब ये 19 आदमी क्या करेंगे, मान लो वहां आप तो गए, वहां कुछ भी खेल हो सकता है, देखो ये सब अंधेरे में, वो आ तो गए विधानसभा में आ गए, लेकिन इन्होंने वोटिंग इनके खिलाफ कर दी, इसके पक्ष में कर दी बीजेपी की, समझे आप? अब इनको कितने चाहिए, 101 चाहिए ना, 101 चाहिए, तो इनको मिला ही नहीं 101, 19 तो ये माइनस हो गए, इनके पास कितने थे, यहां 97 रह गए ना, 97 में से फिर 19 और घटा दो, तो कितने रह गए, 78 रह गए इनके पास, 78 रह गए ना, तो 78 ने इसके पक्ष में मतदान किया सरकार के, और बाकी 122 ने उसके खिलाफ वोटिंग कर दी, तो सरकार चली जाएगी। अब आप कहोगे कि साहब इनकी सदस्यता भी तो खत्म होगी, लेकिन पहले ये बाद की बात है, पहले घटना कौन सी होगी, गवर्नमेंट जानेगी। गवर्नमेंट तो अविश्वास प्रस्ताव मतलब एक तरह से क्या हुआ कि पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, विपक्ष जो लेके आया, बीजेपी जो लाई, पारित हो गया, सरकार हार गई, तो सरकार पहले हारेगी, उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं समझे? ये घटना कैसी होगी कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, यानी पहले ये मारेंगे सरकार को मारने के तुरंत बाद ये मरेंगे। पहले घटना कौन सी होगी भाई, ये अपराध करेंगे, कोई गलती करेगा तभी तो सजा मिलेगी। गलती पहले कौन सी होगी, इनके खिलाफ वोट दे रही, तो पहले गलती हो जाएगी, गलती होने की सजा इस सरकार को तो ये मिलेगी कि इसको घर जाना पड़ेगा, और इनको ये मिलेगी कि तुरंत बाद इनकी भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो सरकार तो चली जाएगी ना, पायलट ये सोचेंगे चलो यार मेरा तो होगा जो होगा, लेकिन तुम्हारे को तो मैं यहां से भेजूंगा इसे ही कर, फिर चुनाव होगा तब देखा जाएगा क्या होता है। चुनाव में वापस उपचुनाव होता है, 19 आदमी की जगह उपचुनाव होता है, अब इसमें कौन आदमी जीत के आते हैं, हो सकता है सारे बीजेपी के जीत के आ जाए, तो भी सरकार नहीं बना पाएंगे, फिर बीजेपी बनाएगी सरकार। तो ऐसे
इसमें क्या है कि कई रास्ते हैं सरकार को गिराने के या बचाने के, आप समझे ना, और कानून में भी कई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, इसलिए इन्होंने अभी अपने आप को बंद कर रखा है, भाई ये खुलने नहीं चाहिए। अगर खुल गए, बाहर आ गए तो इनमें से 5 आदमी भी टूट के यहाँ चले गए तो फिर क्या होगा, ये अल्पमत में आ जाएगी, बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, उसमें फिर हो सकता है ये आ जाए खुले में आके इसके खिलाफ वोटिंग करके इसको तो निपटा दे, और बाद में भाई हमारा तो होगा जो देखा जाएगा, फिर उनकी सदस्यता जाएगी, चली जाएगी। इसलिए ये खुला नहीं छोड़ना चाहते हैं।